जब हम समुराई के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? मेरे तो हमेशा एक ही छवि बनती है, मियामोतो मुसाशी जैसा कोई अकेला माहिर तलवारबाज। या फिर ओडा नोबुनागा जैसा कोई जबरदस्त सरदार जो पूरे जापान को एक करने निकला था। हाँ बिल्कुल, ये नाम बहुत बड़े हैं और इनकी कहानियां भी कमाल की हैं। लेकिन आज हम थोड़ा और गहराई में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक समुराई होने का असली मतलब क्या था। क्या ये सिर्फ तलवार चलाने की कला थी या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? इसके लिए हम कुछ मशहूर नामों से आगे बढ़कर उन किरदारों की दुनिया में झांकेंगे जो हमारी इस बनी बनाई छवि को, मुझे लगता है, पूरी तरह तोड़ देंगे। और हमारे पास जो जानकारी है वो भी काफी दिलचस्प जगहों से आई है। विकिपीडिया लेख हैं, कुछ ऐतिहासिक जर्नल्स हैं और यहाँ तक कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी। तो ये हमें समुराई की एक ऐसी तस्वीर दिखाएगी जो बहुत अलग और मजेदार है। तो चलिए इस सोच को चुनौती देने का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस धारणा को तोड़ते हैं कि सारे समुराय मर्द होते थे। मिलिए हांगाकू गोजन से, 12वीं सदी की एक ओन्ना मुशा यानी महिला योद्धा। हाँ, महिला योद्धा। इनकी कहानी अविश्वसनीय है। 1201 में एक बगावत हुई थी जिसे केनिन विद्रोह कहते हैं। वहां उन्होंने सिर्फ 3000 सैनिकों के साथ 10,000 की फौज का सामना किया। और कहा जाता है कि वो अपने महल के टावर से ऐसी तीरंदाजी करती थी कि कोई दुश्मन पास भी नहीं फटक पाता था। अविश्वसनीय कुशलता थी उनकी। और दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने के दस्तावेजों में उनका जिक्र कैसे किया गया है। उन्हें एक मर्द की तरह निडर और एक फूल की तरह सुंदर बताया गया है। एक मर्द की तरह निडर और फूल की तरह सुंदर, वाह! कहानी में मोड़ तब आता है जब उनकी जांघ में एक तीर लग जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन शोगुन यानी उस वक्त के सबसे बड़े मिलिट्री लीडर मिनामोतो नोरियोरी उनकी बहादुरी और खूबसूरती से इतने हैरान हुए कि उन्होंने हांगाको को पारंपरिक तरीके से आत्महत्या करने की इजाजत नहीं दी। एक मिनट, तो मतलब उनकी बहादुरी ने उनकी जान बचा ली। शोगुन ने उन्हें सजा देने के बजाय सजा देने से भी एक कदम आगे, शोगुन ने अपने एक वफादार सैनिक असारी योशितो से उनकी शादी करवा दी। अरे वाह! ये दिखाता है कि उस दौर में भी काबिलियत और हिम्मत की कितनी कदर थी, चाहे वो एक महिला में ही क्यों ना हो। तो हांगाको की कहानी इस बात का सबूत है कि समुराई की दुनिया में महिलाओं के लिए भी जगह थी। तो हांगाको गुजिन की कहानी तो साफ है, लेकिन इतिहास हमेशा इतना सीधा नहीं होता, है ना? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो ये भी तय करना मुश्किल हो जाता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो असल में था कौन। इनाओतोरा का मामला कुछ ऐसा ही है। हाँ, इनकी कहानी एक पहेली जैसी है। जो सबसे मशहूर कहानी है, जिसे टीवी शो और गेम्स में भी दिखाया गया है, वो ये है कि इनाओतोरा एक महिला थी जिनका नाम जीरो होशी था। सही। जब उनके परिवार में कोई मर्द वारिस नहीं बचा तो उन्होंने अपने कबीले को बचाने के लिए एक मर्द का भेष लिया और कबीले की सरदार बन गई। ये कहानी बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? कई आधुनिक जापानी इतिहासकार अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब वो उस जमाने के असली दस्तावेजों को देखते हैं तो उन्हें कुछ और ही मिलता है। दस्तावेजों में एक ईट-0 का जिक्र तो है, लेकिन उसे सेकिगुची उजित्सुने नाम के एक सरदार का बेटा बताया गया है। कहीं भी ये साफ साफ नहीं लिखा कि वो एक महिला थी। अरे वाह! मतलब जिस किरदार को लाखों लोग एक बहादुर महिला योद्धा के तौर पे जानते हैं, हो सकता है कि वो असल में एक मर्द हो सकता है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल। और यही दिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। उसे लगातार नई जानकारियों के साथ दोबारा समझा जाता है। सही बात है। हो सकता है कि लोकप्रिय कहानियां हमें ज्यादा प्रेरित करें, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई कभी-कभी बहुत अलग और उलझी हुई होती है। इनाओतोरा का मामला हमें याद दिलाता है कि सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि समुराई एक महिला भी हो सकती थी, लेकिन क्या एक समुराई को महान होने के लिए हमेशा जीतना जरूरी है? यहीं पर कहानी आती है ओडा उजिहारू की, जिन्हें मजाक में सबसे कमजोर समुराई सरदार भी कहा जाता था। हाँ, और ये नाम उन्हें क्यों मिला ये भी मजेदार है। उन्होंने अपना ओडा महल 1 या 2 बार नहीं बल्कि 9 बार गवाया। 9 बार। कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि ये कैसा सरदार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं होती। उन्होंने वो महल 8 बार वापस भी जीता। 8 बार! इसी वजह से उन्हें द फीनिक्स का निकनेम मिला, वो पक्षी जो राख से दोबारा जिंदा हो जाता है।
वो हारते थे, लेकिन हार मानते नहीं थे। पर सवाल ये है कि वो इतनी बार हारते ही क्यों थे? हाँ, क्या वो बुरे रणनीतिकार थे? अगर हम सिर्फ लड़ाइयों को देखें तो हाँ, वो कई बार गलत फैसले लेते थे। एक किस्सा है कि उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार ने मरते हुए उनसे कहा कि महल में ही रोककर दुश्मन का सामना करना। लेकिन उजिहारू ने उनकी आखिरी सलाह नहीं मानी, खुली लड़ाई लड़ी और हार गए। ऐसी गलतियां उन्होंने कई बार की। तो फिर उनके लोग उनका साथ क्यों देते थे? बार बार हारने वाले लीडर के पीछे कोई क्यों जाएगा? ये बात समझ नहीं आ रही। यहीं पर एक दूसरा नजरिया सामने आता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वो शायद जानबूझकर लंबी घेराबंदी से बचते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब किसी महल को घेरा जाता है तो हमलावर सेना आसपास के खेतों और गांवों को तबाह कर देती है, हाँ, सही बात है। जिससे आम लोग मारे जाते हैं या भूखे मरते हैं। शायद उजियारू अपनी प्रजा को इस तबाही से बचाने के लिए महल छोड़कर लड़ाई हार जाना बेहतर समझते थे। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिसे इतिहास सबसे कमजोर कहता है, हो सकता है कि वो असल में अपनी प्रजा के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाला लीडर हो। बिल्कुल, ये तो ताकत की परिभाषा ही बदल देता है। उनकी वफादार प्रजा और सैनिक हर बार उनकी मदद करते थे महल वापस जीतने में। ये इस बात का सबूत हो सकता है कि वो एक बुरे जनरल पर एक अच्छे शासक थे, तो ताकत का मतलब सिर्फ जंग जीतना नहीं होता। बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना भी होता है। और ताकत की बात चली रही है तो एक और सवाल उठता है, क्या ताकत का मतलब सिर्फ जंग के मैदान में जीतना है या कुछ और भी? यहीं पर त्सुकाहारा बोकुदिन की कहानी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इनकी बिना तलवार की शैली का किस्सा बहुत मशहूर है। बताइए जरा उसके बारे में। कहते हैं एक बार एक बहुत घमंडी समुराई ने उन्हें लड़ने के लिए चुनौती दी। हम्म बोकुदिन शांत रहे और कहा, ठीक है, चलो एक द्वीप पर चलते हैं ताकि किसी और को चोट न लगे। हम्म वो उसे नाव में बिठाकर एक छोटे से द्वीप पर ले गए। हम्म जैसे ही वो बदमाश समुराई जोश में द्वीप पर कूदा, हाँ, बोकुदिन ने नाव को वापस पानी में धकेल दिया और उसे वहीं फंसा हुआ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, यही है मेरी बिना तलवार वाली शैली। हाँ, ये तो कमाल है, बिना लड़े ही हरा दिया। यही तो बात है। इसकी तुलना मियामोतो मुसाशी से कीजिए। हाँ मुसाशी 61 द्वंद्वी युद्धों में कभी ना हारने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वो तो लेजेंड है। लेकिन बड़ी लड़ाइयों में सेना के हिस्से के तौर पर उनका रिकॉर्ड उतना खास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बोकुदिन एक असली योद्धा थे जिन्होंने कई जंगें लड़ी थीं। बोकुदिन का मानना था कि सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल की जाए। एक मिनट ली, तो बहुत बड़ी बात है। हम सब मुसाशी को सबसे महान मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि बोकुदिन जैसे योद्धा उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी और शायद ज्यादा समझदार भी थे। हो सकता है। और मैंने सुना है कि इन दोनों के बीच एक महान द्वंद्व युद्ध की कहानियां भी हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं इतिहास पर हावी हो जाती हैं। असलियत तो यह है कि बोकुदिन की मौत मुसाशी के जन्म से 13 साल पहले ही हो गई थी। क्या मतलब उनके बीच लड़ाई होना नामुमकिन था? नामुमकिन। ये दिखाता है कि प्रसिद्धि हमेशा सबसे बड़े कौशल का सबूत नहीं होती। असली ताकत शायद हिंसा से बचने में है, ना कि उसे करने में। वाह, तो हमने महिला योद्धाओं को देखा, एक हारने वाले को देखा जो असल में हीरो था, और एक ऐसे तलवारबाज को जो लड़ने से ज्यादा न लड़ने में यकीन रखता था। लेकिन समुराई की दुनिया इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। चलिए अब बात करते हैं शायद सबसे अनोखी कहानी की, यासुके अफ्रीकी समुराई। ये कहानी तो किसी फिल्म जैसी लगती है। 1579 में जापान में एक ऐसा इंसान आता है जिसकी त्वचा का रंग कोयले जैसा काला है और जिसका कद लगभग 6 फुट 2 इंच है। उस जमाने के जापानियों के लिए तो वो किसी दूसरी दुनिया से आई जीव जैसे होंगे। बिल्कुल, उन्हें देखने के लिए दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। और ये बात उस वक्त के सबसे शक्तिशाली सरदार ओडा नोबुनागा तक पहुंची। अच्छा। नोबुनागा को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि किसी ने उनकी त्वचा पर स्याही मल दी है। उन्होंने यासुके को अपने हाथों से नहलाकर देखा। सच में? हाँ, जब उन्हें यकीन हो गया कि ये उनका असली रंग है तो वो यासुके के डील डोल और ताकत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने यासुके को अपना समुराई बना लिया, है ना? कमाल की बात। सिर्फ समुराई नहीं बनाया, नोबुनागा ने उन्हें अपना निजी अंगरक्षक, रहने के लिए घर और सबसे बड़ी बात, एक कटाना तलवार भी दी जो सिर्फ एक समुराई का हक था। ये तो असाधारण है। ये उस दौर के जापान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी जो बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। ये नोबुनागा की सोच को दिखाता है। कैसी सोच?
उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि आप कहाँ से आए हैं या आपका रंग क्या है। अगर आप काबिल हैं तो आपके लिए जगह है। ये उस युग के हिसाब से बहुत प्रगतिशील सोच थी। तो यासुके का क्या हुआ? एक ऐसी अनोखी कहानी का अंत कैसे हुआ? दुख की बात है कि ये एक रहस्य है। यासुके ने नोबुनागा के साथ उनकी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। नोबुनागा की मौत के बाद यासुके को पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। और फिर? उसके बाद वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो वापस अफ्रीका गए या जापान में ही कहीं गुमनाम जिंदगी जीने लगे। तो यासुके एक विदेशी थे जो जापान में समुराई बने। लेकिन क्या ऐसे भी समुराई थे जिन्होंने जापान के बाहर जाकर अपनी पहचान बनाई? बिल्कुल, और यहीं पर कहानी आती है यामादा नागामासा की। ये कौन थे? ये कैसे समुराई थे जिनके पास जापान में कोई भविष्य नहीं बचा था, तो वो अपनी किस्मत आजमाने विदेश निकल पड़े। वो अयोध्या पहुंचे, जो आज का थाईलैंड है। अच्छा, थाईलैंड। और वहां उनकी किस्मत चमक गई। अयोध्या के राजा सोंगथम उनकी सैन्य कला से इतने खुश हुए कि उन्होंने नागामासा को एक ऊंचा पद, काफी जमीन और यहाँ तक कि अपनी सेना का गवर्नर भी बना दिया। वाह। नागामासा वहां के जापानी समुदाय के लीडर बन गए, जिसे बान यूपुन कहते थे। तो मतलब समुराई का कौशल जापान के बाहर भी इतना कीमती था? बहुत ज्यादा। उस दौर में पूरे एशिया में जापानी योद्धाओं की बहुत मांग थी। वो बेहतरीन भाड़े के सैनिक माने जाते थे। अच्छा। नागामासा की कहानी दिखाती है कि समुराई की पहचान सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं थी, उनकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में फैली हुई थी। लेकिन उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ? दुखद। सियाम के राज सिंहासन के लिए हुई एक लड़ाई में उन्हें धोखे से जहर देकर मार दिया गया। ठीक है, हमने इन गुमनाम या कम जाने पहचाने किरदारों की बात की, लेकिन हम उन बड़े नामों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनकी वजह से सामुराई की छवि इतनी शानदार बनी है। सही कहा, क्योंकि उनकी कहानियां भी इस पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं। जैसे कि होंडा तदाकत्सु, उन्हें कहते थे वो योद्धा जिसे कभी खरोंच नहीं आई। ये सुनने में किसी मिथक जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन 50 से ज्यादा बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लेने के बाद भी बिना किसी गंभीर चोट के बच निकलना, ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। नहीं, ये कौशल ही होगा। ये उनके असाधारण कौशल, लड़ाई को पढ़ने की क्षमता और शायद उनकी टीम की ताकत को भी दिखाता है। उनका हिरण के सींग वाला हेलमेट दुश्मन में खौफ पैदा कर देता था। वो अजेयता का प्रतीक थे। बिल्कुल। और फिर एक नाम है जो तदाकत्सु से बिल्कुल अलग है, सनादा युकिमुरा, सेंगोकू काल का आखिरी हीरो। हाँ, युकिमुरा की कहानी जीत की नहीं, बल्कि एक शानदार हार की है। शानदार हार। ओसाका के घेराव उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ एक बहुत बड़ी सेना को लगभग हरा ही दिया था। वो अपनी वीरतापूर्ण आखिरी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि समुराई के लिए कभी कभी ये मायने नहीं रखता कि आप जीते या हारें, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितनी बहादुरी से लड़ें। उनका लाल कवच आज भी हिम्मत का प्रतीक माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ अजेयता और दूसरी तरफ शानदार हार, ये दोनों ही समुराई आदर्श का हिस्सा थे। बिल्कुल। तदाकात्सु ने दिखाया कि कैसे जिंदा रहकर लड़ते रहना है, और युकिमुरा ने दिखाया कि एक महान उद्देश्य के लिए कैसे मरना है। ये दोनों मिलकर समुराई होने के मतलब को और गहरा बनाते हैं। तो आज की हमारी ये बातचीत कहाँ आकर रुकती है? हमने एक महिला योद्धा से शुरुआत की, फिर एक ऐसे सरदार से मिले जो हार कर भी जीतता था, एक अफ्रीकी समुराई के अविश्वसनीय कहानी सुनी, और एक ऐसे योद्धा के बारे में जाना जिसने विदेश में अपनी धाक जमाई। ये तो साफ है कि समुराई की वो एक छवि जो हमारे दिमाग में थी, वो अधूरी थी। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि समुराई की दुनिया में ताकत और सम्मान के कई अलग अलग मतलब थे। जैसे कि ये सिर्फ तलवारबाजी या जंग जीतने के बारे में नहीं था। ये मुश्किल हालात में डटे रहने, बुद्धिमानी से फैसले लेने, वफादारी निभाने और कभी-कभी सिर्फ अगले दिन लड़ने के लिए जिंदा रहने के बारे में भी था। हर कहानी हमें समुराई होने के एक नए पहलू से मिलवाती है। सही कहा। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। हमने अब तक युद्ध के दौर के योद्धाओं की बात की, लेकिन अनसंग हीरोज ऑफ ओल्ड जापान जैसी किताबें शांतिपूर्ण ईडो काल के नायकों के बारे में बताती हैं, जैसे एक शराब बनाने वाला या एक बौद्ध नन जिन्होंने अपने लोगों के लिए निस्वार्थ बलिदान दिए। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना? हाँ, जब लड़ाइयाँ खत्म हो गईं, तो समुराई की आत्मा यानी कर्तव्य और बलिदान जैसे मूल्य ने बदलते जापान में खुद को जाहिर करने के लिए कौन से नए रास्ते खोजे होंगे?